बच्चों आज का जो हमारा पार्ट है वो है फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। जैसे मैंने आपको बोला ये हमारा एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है। तो ये जो रेसिस्टेंस है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ये सिल्वर है और ये भी हमारा क्या है, सिल्वर। सिल्वर फर्स्ट, सिल्वर सेकंड। तो आपको पता है कि यहाँ पे लेंथ कम है और यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज़्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हमारा कम होगा। तो जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। या जैसे जैसे लेंथ कम होगी रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। सेकंड है हमारा एरिया ऑफ कंडक्टर। जैसे मैंने आपको बोला ये सिल्वर है और ये सिल्वर सेकंड है। तो देखो यहाँ कोलिजन के जो चांसेस है वो कम है क्योंकि एरिया ज़्यादा है, और यहाँ कोलिजन के चांसेस है वो ज़्यादा है क्योंकि एरिया कम है। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिए। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइड बाय एरिया। अब थोड़ा आप ध्यान से सुनना, R इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा L बाई E। ये जो कांस्टेंट है इसको हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब ये होता क्या है रेसिस्टिविटी, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो आपको यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि ये मेरे पास अगर 3 सिल्वर है, 3 सिल्वर के वायर है, तो आपको पता है इन तीनों सिल्वर का रेसिस्टेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे एक चार्ट बनाना है और इस चार्ट में जैसे मैंने यहाँ रखा सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, और मुझे इनके रेसिस्टेंस कंपेयर करनी है, तो मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस कंपेयर नहीं कर सकता, मैं रेसिस्टिविटी कंपेयर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो रेसिस्टेंस है हमारा सिल्वर का वो कम होता है और एल्युमिनियम का ज्यादा होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज लेस देन रेसिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम। ऐसा क्या हो नहीं सकता कि रेसिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर? हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो देखो ये हमारा सिल्वर है, ये हमारा एल्युमिनियम है। अब हो सकता है सिल्वर की हमने लेंथ ज्यादा कर दी और एल्युमिनियम की लेंथ हमने कम कर दी, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस कम है और सिल्वर का रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर हमें कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड क्या है? देखो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L बाई E। R रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड रो इज ए कांस्टेंट दैट इज नॉन रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से रेसिस्टिविटी क्या आएगा? अच्छा थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां से रेसिस्टिविटी आएगा R इंटू में A बाई L। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। द यूनिट, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी? यूनिट ऑफ रो। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। आपको पता है, जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर, ये यूनिट है।
किसकी रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टेंस की यूनिट ओम एंड द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। नाउ टेक इक्वेशन फर्स्ट, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इफ L इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। मैंने एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा देखो, R इज इक्वल टू रो 1 बाई 1। तो R किसके इक्वल आया, रो के। कौन से केस में जो रेसिस्टिविटी है कंडक्टर की वो रेसिस्टेंस के इक्वल होती है, तो आप क्या बोलोगे, जब लेंथ 1 हो और एरिया भी 1 हो। देखो रेसिस्टिविटी होता रेसिस्टेंस ही है, बट आपको पता है कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है, इसलिए हमने एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू बनाने के लिए क्या किया, हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 1 कर दी और एरिया 1। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस समय जो रेसिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो हमेशा याद रखिए कंडक्टर का क्या चेंज हो सकता है, रेसिस्टेंस, बट क्या चेंज नहीं हो सकता, रेसिस्टिविटी। क्योंकि रेसिस्टिविटी बनाने के लिए कंडीशन क्या हो गई कि लेंथ हमेशा 1 रखो और एरिया भी हमेशा 1 रखो। अब थोड़ा देखो, ये रहा सिल्वर, सिल्वर इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। ये रहा एल्यूमिनियम, लेंथ कितनी है 1 मीटर, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या बोलोगे कि लेंथ 1 एरिया 1, लेंथ 1 एरिया 1। तो हम जब ऐसी सिचुएशन है तो इन कंडक्टर्स के जो रेसिस्टेंस है उनको हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। तो इसकी रेसिस्टिविटी ये रही किसकी, सिल्वर की, और इसकी रेसिस्टिविटी एल्यूमिनियम की। अब इस केस में हम बोलेंगे कि जो रेसिस्टेंस है सिल्वर का वो लेस है रेसिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम से, या फिर रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लेस देन रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसलिए कंपैरिजन हमेशा क्या होती है, कंपैरिजन हमेशा रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टेंस कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि रेसिस्टेंस तो वेरिएबल है, रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है, बट क्या चेंज नहीं होती, रेसिस्टिविटी। इसलिए आपको कोई भी 5 मटेरियल दे दिया, आपको बोला कि बताइए इनका किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो आप 5 मटेरियल्स की सबकी लेंथ 1 मीटर करो, सबका एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखो, उस समय जो उनका रेसिस्टेंस होगा वही उनकी क्या बोला जाएगा, रेसिस्टिविटी। तो जब भी आप एक चार्ट देखोगे तो वो चार्ट आपको क्या मिलेगा, रेसिस्टिविटी का मिलेगा, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस का नहीं मिलेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस तो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट रेसिस्टिविटी तो हम देखेंगे कि सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, फिर एल्यूमिनियम की थोड़ी ज्यादा होती है, कॉपर की और ज्यादा, आयरन की और ज्यादा, और रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेसिस्टिविटी के बारे में था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। देखो जिसका रेसिस्टेंस होता है ना उसको हम बोलते हैं रेसिस्टर। तो अब जैसे कई बार क्या होता है, हमें 3 रेसिस्टर दे दिए किसी ने, वो 3 रेसिस्टर यूज करके हम उनका रेसिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं और उनका रेसिस्टेंस हम कम भी कर सकते हैं। तो हम कैसे जोड़ें कि उनका रेसिस्टेंस बढ़ जाए और कैसे जोड़ें कि उनका रेसिस्टेंस कम हो जाए। तो देखो सबसे पहले जो बच्चों है वो है सीरीज। सीरीज ये हमारा रेसिस्टर R1 है, ये हमारा रेसिस्टर R2 है, ये हमारा रेसिस्टर R3 है। इनके आपस के एंड ये रहे, दो एंड। आपको क्या करना है, इन दोनों एंड को जोड़ दो, इन दोनों एंड को जोड़ दो, और इसका जो ये इधर वाला एंड है ये जाएगा बैटरी के प्लस से
और इसका जो इधर वाला एंड है ये जाएगा बैटरी के माइनस से, ये रहा प्लस ये रहा माइनस। बैटरी हमें क्या देती है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। जैसे आप कोई 10 वोल्ट का सेल देखते हो तो 10 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब इधर का जैसे 10 और इधर का क्या हुआ 0, तो डिफरेंस कितना आया 10 वोल्ट। तो ऐसे ही आपको समझना है कि इसका पोटेंशियल कितना है V, इसका कितना है 0, तो इसलिए डिफरेंस कितना आया V। अब देखो यहां से क्या स्टार्ट होगा, करंट। करंट एक चीज हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है, तो यहां से करंट स्टार्ट होगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर, करंट जाएगा इधर, नेगेटिव इधर, तो पॉजिटिव किधर आएगा, इधर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि देखो ये एक सेम ब्रांच है, तो करंट अगर यहां से 10 एम्पियर करंट निकल रहा है तो इसमें से भी 10 जाएगा, इसमें से भी 10 जाएगा, इसमें से भी 10 जाएगा और इधर से एंटर करेगा। अगर यहाँ से कोई और रास्ता होता तो कुछ करंट इधर चला जाता, कुछ करंट उधर चला जाता, तो पूरे रास्ते करंट क्या रहेगा, सेम। अब आपको पता है देखो ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है और ये एक बल्ब है, यहां से चार्जेस जा रहे हैं, चार्जेस एक सेकंड में कितने चार्ज जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है। ये जो चार्जेस जा रहे हैं इनके पास क्या है, तो आंसर है चार्जेस का जो, देखो बच्चों चार्जेस का जो चलना होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस के पास जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल या वोल्टेज। मूव करना किसका, चार्जेस का क्या बोला जाता है, करंट। एनर्जी चार्जेस की क्या बोला जाता है, पोटेंशियल या फिर वोल्टेज, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ चार्जेस कुछ एनर्जी लेके आ रहे हैं और ये बल्ब है, तो ये चार्जेस से क्या ले लेगा, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ले लेगा, एनर्जी लेने का मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ ये वोल्टेज कितनी ले लेगा, V1, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 100 चार्जेस कितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं, 100, यहाँ चार्जेस के पास एनर्जी 100 है, इसने कितनी ले ली, 20, तो यहाँ 100 थी, यहाँ कितनी बचेगी, 80, तो डिफरेंस कितना आया, 20। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 20, डिफरेंस भी कितना है, 20। फिर यहाँ 80 था, इसने कितनी ले ली, 20, तो यहाँ कितना आएगा, 60, यहाँ 60 था, इसने मान लो 30 ले ली, तो यहाँ कितना बचेगा, 30। तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है, V2, और यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है, V3, ठीक है। ये बैटरी, थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों, ये बैटरी पोटेंशियल देती है, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का देती है, 100 वोल्ट। इसका मतलब इधर का एंड 100 और इधर का एंड कितना है, 0। तो ये जो दोनों टर्मिनल है यहाँ भी डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, 100 वोल्ट। इसका मतलब अगर यहाँ भी डिफरेंस है तो यहाँ से यहाँ भी डिफरेंस कितना होगा, V, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ एनर्जी कितनी थी, 100, मान लो इसने कितनी ले ली, 50। अगर इसने 50 ले ली तो यहाँ कितना, 50, यहाँ कितना बचा, 50 में से इसने कितनी ले ली, 30, तो यहाँ कितना बचा, 20, और इसने कितनी ले ली, 20, तो यहाँ क्या बचा, 0। तो 50, 30, 80 और 20, 100, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, V किसके इक्वल आया, V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे यहाँ से यहाँ कितना है, 100, तो 100 को आप क्या लिख सकते हो, 50 प्लस 30 प्लस 20, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ
V किसके इक्वल होता है IR। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपसे कोई ये बोल दे कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ कितना ड्रॉप होगा, तो वो निकालने का तरीका क्या है, V1। जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, निकालने का तरीका क्या है, करंट इनटू में रेसिस्टेंस। जैसे यहाँ करंट आ रहा है 10 और इसका रेसिस्टेंस कितना है 5, तो 10 इंटू 5 कितना है 50। इसका मतलब क्या है 50 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो चुका, खत्म हो चुका। ये जो बल्ब है इसने 50 वोल्ट एनर्जी ले ली, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंस भी बोल सकते हो और ड्रॉप भी बोल सकते हो। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V किसके इक्वल होता है IR, तो इस V की जगह क्या कर दो IR। यहाँ कितना ड्रॉप होगा, तो I इंटू R1, क्योंकि करंट तो पूरे रास्ते क्या है सेम। उसमें कितना ड्रॉप होगा IR2, तीसरे में कितना ड्रॉप होगा IR3। यहाँ से IR, यहाँ से I कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट। जैसे इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस अगर 5 है, इसका 3 है और इसका रेसिस्टेंस 2 है, इसका 3 है और इसका कितना है 5 है। तो इसका मतलब ये है कि अब तो टोटल रेसिस्टेंस 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना आया 10। इसका मतलब ये है कि अब ये सर्किट को हटाकर आप एक ऐसा सर्किट लगा सकते हो, वोल्टेज कितनी थी V और इसको हम क्या लिखते हैं R इक्विवेलेंट। मतलब ये दोनों सर्किट क्या है सेम। ये R कितना होना चाहिए 10, ये V कितना होना चाहिए 100। तो ये दोनों सर्किट, तो अगर हम रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारे सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इज R1 R2 प्लस R3 R4 प्लस R5, ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो। नेक्स्ट हमारा है सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, देखो ये रहा रेसिस्टेंस R1, ये रहा रेसिस्टेंस R2, ये रहा रेसिस्टेंस R3, ये इसके एंड हो गए दोनों। अब आपको क्या करना है, इन तीनों एंड को आपस में कनेक्ट करना है इधर से, इन तीनों एंड को आपस में कनेक्ट करना है इधर से, ये जोड़ दिया आपने ऐसे। और अब यहां से कनेक्शन देना है किससे, बैटरी से। अगेन ये कितना डिफरेंस देती है V, फॉर एग्जांपल यहाँ V तो यहाँ कितना 0। जैसे मैंने बोला V कितना है 100 वोल्ट, तो इधर पॉजिटिव पे 100, उधर कितना होगा 0, ठीक है। ये इसका जनरल मीनिंग हुआ V वोल्ट। अब देखो यहाँ से क्या जाता है करंट इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है, और किधर एंटर करेगा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या बोल सकते हो, जिधर पॉजिटिव जाता है वही डायरेक्शन हम किसकी कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की। अब यहाँ करंट, अब देखो बच्चों तीन रास्ते मिल गए करंट को, तो करंट डिवाइड होगा। इधर करंट कितना जाएगा I1, इधर करंट कितना जाएगा I2 और इधर करंट कितना जाएगा I3। ये करंट कम या ज्यादा होगा किस पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल अगर ये रेसिस्टेंस कम है तो I1 ज्यादा होगा, ये रेसिस्टेंस ज्यादा है तो I2 कम होगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है I1, यहाँ से क्या आ रहा है I2 और यहाँ से क्या आ रहा है I3, तो यहाँ से क्या निकलेगा I, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से चार्जेस है वो एनर्जी लेके आ रहे हैं। कुछ चार्जेस इधर चले गए, इसको एनर्जी दे देंगे, कुछ चार्जेस इधर से गए तो इसको एनर्जी दे देंगे, और कुछ चार्जेस इधर से गए इसको एनर्जी देंगे, ठीक है। जितनी एनर्जी वो यहाँ से ला रहे हैं उतनी एनर्जी, जैसे मैं आपको बोलता हूँ यहाँ से चार्जेस 100 एनर्जी लेके आ रहे हैं तो 100 इसको देंगे, 100 इसको देंगे, 100 इसको देंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V, इधर भी V, यहाँ से यहाँ भी V और यहाँ से यहाँ भी V, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें करंट सेम था बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, क्योंकि एक के बाद दूसरा बल्ब और दूसरे के बाद तीसरा। बट यहाँ तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, यहाँ ये बल्ब का अलग रास्ता है, ये बल्ब का अलग रास्ता है और ये अलग रास्ता है। तो 100 एनर्जी आ रही है वो 100 की 100 इसको दे देगा, आगे कोई बल्ब ही नहीं है,
ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, इसको अब हम थ्योरी यहाँ करेंगे। आई को हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे यहाँ ये 10 एम्पियर करंट गया तो इधर से चला गया 2, इधर से चला गया, सॉरी इधर से चला गया 5, इधर से चला गया 3 और इधर से चला गया कितना 2। अब अगेन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, IR। तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई R। तो इस I को मैं रख देता हूँ V बाई R। I1 को मैं क्या रखूँ, V बाई R1। I2 को V बाई R2 और V बाई R3। वोल्टेज सबकी क्या है, सेम है। जितनी वोल्टेज बैटरी की उतनी है ड्रॉप होगी। यहाँ से V कॉमन निकलेगा तो V से V कैंसिल, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट। तो पैरेलल में हमारा ये फॉर्मूला है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कितने का था, 532। जैसे मैंने आपको बोला ये 2 का है, ये 3 का है और ये कितने का है, 5। तो इक्विवेलेंट निकालो। तो 1 बाई में R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 बाई में 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5। ठीक है। एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम आएगा 30। यहाँ कितना बचेगा 15, यहाँ कितना बचेगा 10 और यहाँ कितना बचेगा 6। ये किसके इक्वल आया, 1 बाई R इक्विवेलेंट। तो 1 बाई में R इक्विवेलेंट कितना 30 डिवाइड बाई में 31। बट हमें क्या चाहिए, हमें 1 बाई R इक्विवेलेंट थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट। इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो 30 बाई 31। तो देखो रेसिस्टेंस कितना, लगभग 0.1। इसका मतलब ये है पॉइंट समथिंग आएगा 6 या 7 के आसपास। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन 3 रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हो तो आप इनका 10 बना सकते हो, और अगर आप इन 3 रेसिस्टेंस को ऐसे पैरेलल में जोड़ते हो तो इनका क्या बना सकते हो, 0.6, बहुत कम बना सकते हो। ठीक है। अगर हमारे सर्किट के अंदर 2 रेसिस्टेंस है, अगर इस सर्किट में हमारे 2 ही रेसिस्टेंस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। एलसीएम ले लो कितना, R1 R2, तो यहाँ क्या आएगा R2 प्लस R1। ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 बाई R2 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2। हमें 1 बाई R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट। अब जैसे मैंने आपको बोला इस सर्किट में 2 ही रेसिस्टेंस है, 2 और 3, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई में 2 प्लस 3 कितना 6 डिवाइड बाई में 5, 1.3। इसका मतलब ये है कि ये सर्किट के दोनों रेसिस्टेंस को अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे तो कितने का काम करेगा, 1.3 का। ठीक है बच्चों, तो अभी हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इस रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे।